सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने कहा था आपको, ल्यूसेंट से मैं सारी जीएस कंप्लीट करवाऊंगा। मैंने फर्स्ट लेक्चर डाला है मिडिवल हिस्ट्री का, जिसमें जो फर्स्ट पार्ट है, जिसमें पूरी मैंने दिल्ली सल्तनत पूरी खत्म करवाई है। मैं उसे पार्ट में डिवाइड कर दूंगा ताकि आपको लोड ना लगे, क्योंकि 1.5 घंटे की वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और पढ़ना पड़ेगा। देखो, 1.5 घंटे की वीडियो मेरे हिसाब से तो छोटी है और जो पढ़ना चाहता है, बाकी स्टिल मैं उसको डिवाइड कर दूंगा ताकि आपको धीरे धीरे, जिसको गुलाम वंश पढ़ना हो गुलाम वंश पढ़े, जिसको खिलजी वंश पढ़ना हो खिलजी वंश पढ़े, और जो छोटे छोटे वंश है मैं उन्हें एक साथ ले लूंगा। अब उसके बाद आता है हमारा विजयनगर साम्राज्य। तो आज हम विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे सिर्फ। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इसको छोटे से छोटे वीडियो में मैं इसे कवर करूं पूरे को। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। विजयनगर साम्राज्य। आपको कुछ याद आया हो कि हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? कब की थी? 1336 में। दिल्ली सल्तनत के, ये भी आ सकता है दिल्ली, क्वेश्चन कैसे बनेगा, दिल्ली सल्तनत के किस शासक के टाइम पर हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी? कौन शासक था? मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। राइटिंग मत जाना, देखो इतनी स्पेस मिला है। ठीक है, और उसी के टाइम पर इब्न बतूता आया था, जिसने रिहला पुस्तक लिखी है 1333 में, आई थिंक। ठीक है, और बहमनी साम्राज्य की स्थापना भी उसी के टाइम पर हुई थी। तो विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या है? जीत का शहर। ठीक है, विजयनगर की विजयनगर को हम किस नाम से जानते हैं? कर्नाट। किस नाम से? इसका पुराना नाम क्या है? कर्नाट या फिर कर्नाटक, या फिर कर्नाटक इसका दूसरा नाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरिहर बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विधान्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हरिहर बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना करी। अब देखो, ये विजयनगर एम्पायर है, अब उसमें कौन कौन से वंश आते हैं ये अलग चीज है। ठीक है, ये मत सोच लेना विजयनगर साम्राज्य हरिहर बुक्का से रिलेटेड है। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना स्टार्ट हुई थी वो संगम वंश से हुई थी, और संगम वंश की स्थापना किसने करी थी? हरिहर बुक्का ने। और विजयनगर साम्राज्य भी जो स्थापित करा था, जो पहले जो थे वो कौन थे? हरिहर बुक्का। अब इसमें वंश चलते रहेंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वो ये भी पूछ ले कि संगम वंश की स्थापना किसने करी थी, किसने करी थी? हरिहर और बुक्का ने। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? हरिहर बुक्का ने। जो पहला वंश कौन सा था? संगम वंश। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी। इसकी जो पहले राजधानी थी, जो फर्स्ट राजधानी थी, फर्स्ट कैपिटल क्या थी इसकी? फर्स्ट कैपिटल जो थी वो थी अनेगुड़ी। कौन सी थी? अनेगुड़ी। ये लिख लेना अपनी बुक में। विजयनगर साम्राज्य के खंडर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। ठीक है, कहां पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, ये याद कर लेना। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या है? तेलुगु। ये इंपॉर्टेंट कर लेना कि विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या है? तेलुगु। हम्पी के भग्नावशेषों को कर्नल कर्नल कॉलिन मैकेंजी, ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्रिटिश अधिकारी द्वारा प्रकाश में लाया गया। अब आप ये पूछोगे भग्नावशेष क्या होता है? जो खंडर होते हैं, जो हिस्टोरिकल एंशियंट जो इमारत होती है ना, पुरानी पुरानी मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं, किसी कोई इन पर ध्यान नहीं देता। अब जो हमारे मेन है, जैसे कुतुब मीनार, ताजमहल, हुमायूं टॉम, ये सब जो है हम इन पर ध्यान देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी जो हम्पी के जो भग्नावशेष जो बोल सकते हैं हम, जो एंशियंट इमारतें हैं, उनको जो डिस्कवर, दोबारा रिसर्च जो करवाई थी, किसने कराई थी? किसने ध्यान दिया था? कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने। हरिहर ए बुक्का हरिहर ए बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे, यानी उसके अंडर काम करते थे। विजयनगर साम्राज्य हम यहाँ पर हैं। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों के शासक था शासन किया: संगम, सलुव, तुलुव एवं अराविडु वंश। बुक्का फर्स्ट ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हरिहर द्वितीय, इसे हक्का भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? हक्का। संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी थी। इंपॉर्टेंट, महाराजा धीराज की
उपाधि किसने धारण की थी सबसे पहले? हरिहर द्वितीय ने। इटली का यात्री निकोले डे कॉन्टी किसके टाइम पर आया था विजयनगर विजयनगर यात्रा पर? देवराय प्रथम। इंपॉर्टेंट, ये आगे टेबल दी गई है कि कौन सा जो विदेशी यात्री किसके टाइम पर आया था, वो आपको याद करनी है। तो निकोले डे कॉन्टी किसके टाइम पर आया था? देवराय प्रथम प्रथम के शासन काल में आया था। इसने दास प्रथा के बारे में विस्तृत वर्णन किया था। ठीक है। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूरी करने के लिए नगर में नहरें ला सके। सिंचाई के लिए उसने हरिद्रा नदी पर भी बांध बनवाया। ठीक है। अब देखो महाकाव्य है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? देवराय द्वितीय। ये पूछ लेते हैं। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? देवराय द्वितीय। इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ये जो बाहर से लोग आते हैं ना, विदेशी यात्री, इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इसके अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वैशाल्य की आय से दी जाती आय जो है वैशाल्य के आय से दी जाती थी। तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय दत्त के दरबार में रहे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फरिश्ता के अनुसार अनुसार देवराय दत्त ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों की भर्ती तथा एवं उन्हें जागीरें दी थी। एक अभिलेख में देवराय दत्त को जग भेंट कर हाथियों का शिकारी कहा गया है। देवराय दत्त के संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। ठीक है, अब बात सुनो। एक अभिलेख में देवदत्त क्या गया? जग भेंट कर। पूछेगा कैसे? विजयनगर साम्राज्य में किस शासक को जग भेंट कर कहा जाता है, या फिर संगम वंश से किस शासक को क्या कहा जाता है? और जग भेंट कर कहा जाता है देवराय द्वितीय को। और जग भेंट कर का मतलब क्या हुआ? हाथियों का शिकारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मल्लिका अर्जुन को प्रोण देवराय भी कहा जाता है। ये भी राजा है इनका, मल्लिकार्जुन लड़का है ये। सालु नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालु वंश की स्थापना करी। तो सालु वंश की स्थापना किसने करी? सालु नरसिंह ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। ठीक है, इसमें आगे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सालु वंश में तो डायरेक्ट कौन था क्या? तुलु वंश की स्थापना किसने करी थी? वीर नरसिंह ने। ये इंपॉर्टेंट है, जो स्थापना करते हैं ना ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। वह 8 अगस्त 1509 में शासक बना। सालु तिम्मा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। कृष्णदेव राय अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा। मुगल साम्राज्य के किस शासक ने या फिर किस सुल्तान ने कृष्णदेव राय को अपनी आत्मकथा में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया? किसको बताया? कृष्णदेव राय को। सॉरी, किसने बताया? बाबर ने। बाबर ने अपनी आत्मकथा में विजयनगर साम्राज्य किस शासक को शक्तिशाली राजा बताया? कृष्णदेव राय को। ठीक है, तो कैसे भी ये 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी, बाबरनामा। ठीक है, तुर्की में थी, उसका फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खाना ने। आगे बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंग पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय ने पुर्तगाली को भटकल में किला बनाने की अनुमति दी थी। ठीक है, और ये जो जो विजयनगर के जो राजा थे ना, वो अपना एक और इंपॉर्टेंट है। विजयनगर के राजा अपने आप को क्या बुलाते थे? राय। क्या बुलाते थे? राय बुलाते थे अपने आप को। इनकी मात्र देवी थी, मैं अलग से लिखवा रहा हूं, इनकी मात्र देवी थी पंपा। ये लिख लेना, नोट्स बना लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जो पुर्तगाली ना इस विजयनगर को विसनाग भी बुलाते थे। विसनाग पुर्तगाली, पुर्तगाली क्या बुलाते थे इसको? विजयनगर को विसनाग। जो मैं बोल रहा हूँ लिख लेना, मैं यहाँ लिख नहीं पा रहा हूँ ढंग से
क्या बुलाते थे? विषनाग। क्या बुलाते थे? विषनाग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक। कहाँ थे हम? हाँ, कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। ठीक है, मैंने कहा था ना कृष्णदेव राय इंपॉर्टेंट है, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। निम्न में से किस राजा के कार्यकाल में अष्ट दिग्गज बैठते थे, या फिर निम्न में से विजयनगर के किस शासक के काल में अष्ट दिग्गज बैठते थे? किसके काल में बैठते थे? कृष्णदेव राय। ठीक है, अष्ट दिग्गज तेलुगु कवियों में अल्लसनी पैदन सर्व प्रमुख था, जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं का विद्वान था। इसे तेलुगु कविता का पितामह व आंध्र कविता का पितामह की उपाधि प्राप्त थी। ठीक है, तो सबसे प्रमुख कौन था इसमें? अल्लसनी पैदन। इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। ये संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं का विद्वान था। तेलुगु कविता का पितामह किसे कहते हैं? अल्लसनी देव पैदन। तेलुगु पितामह का तेलुगु सॉरी तेलुगु कविता का पितामह जिसे कहते हैं, वो किस शासक के दरबार में बैठता था? किस शासक के दरबार में बैठता? कृष्णदेव राय। ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कि जब आप रीडिंग करते हैं, जब आप पढ़ते हैं किसी बुक को, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन कैसे चलने चाहिए, उससे जीएस याद हो जाती है। ठीक है, इसे तेलुगु कविता का पितामह और आंध्र कविता का पितामह भी कहा जाता है। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सब कृष्णदेव राय का। ठीक है, इसको तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। ठीक है, कृष्णदेव राय ने किसके काल को कहा जाता है क्लासिक युग तेलुगु साहित्य का? कृष्णदेव राय को, राय के काल को। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुत अमुतमाल्याद एवं संस्कृत में जामवती, कल्याणम और उषा परिणय की रचना की। इंपॉर्टेंट। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में नंदी नागरी लिपि का प्रयोग होता था। ठीक है, कौन सी लिपि का प्रयोग होता था विजयनगर साम्राज्य में? नंदी नागरी लिपि पूछे जाते हैं। ठीक है, नागलपुर नामक नए नगर हजारा राम एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। इसके अतिरिक्त इंपॉर्टेंट है ये विठल स्वामी मंदिर, हजारा राम मंदिर, ये मंदिर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कृष्णदेव राय ने चिदम्बरम मंदिर, अंबारम में पार्वती का मंदिर एवं कुंजीपुरम में वरदराज एवं एकम्बरनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 में हो गई। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की। कितनी सारी उपाधि थी इसके पास? आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह। कितनी सारी उपाधि थी इसके पास? 3 उपाधि। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर ये बन जाता है हजारा राम और विठल स्वामी मंदिर की स्थापना किसने कराई? कृष्णदेव राय ने। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। ये भी पूछ लेगा कृष्णदेव राय कौन से वंश से बिलोंग करता है? कौन से वंश है? तुलु वंश। तुलु वंश चल रहा था ना, सालु वंश के बाद एकदम तुलु वंश आया था। फिर कृष्णदेव राय सबका प्रताप, सबसे प्रतापी राजा यही था। बाबरनामा में भी जिक्र हुआ है। किसने करा है? बाबर ने। राक्षसी तंगड़ी, तालीकोट या फिर बनिहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 में हुआ। इस युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। ये जो युद्ध था वो किस किस के बीच में हुआ था? ये जो युद्ध था वो किस किस के बीच में हुआ था? विजयनगर का युद्ध, विजयनगर का युद्ध, विजयनगर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? ठीक है, विजयनगर के बीच, विजयनगर वर्सेस वर्सेस बीजापुर, बीजापुर के दक्कन बोलते हैं, दक्कन, सॉरी यार ये राइटिंग कौन थे? दक्कन के बीच हुआ था युद्ध। इसी बीजापुर है, दक्कन के बीच बीजापुर। और इसका नेतृत्व किसने करा था? अली आदिल शाह। और यहां से कौन कर रहा था विजयनगर से नेतृत्व? कौन लीड कर रहा था? आलिया राम राय। ठीक है,
इसमें विजयनगर ये हार गए थे, यहीं से विजयनगर का पतन हुआ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहाँ थे हम? विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संग शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर। इस संयुक्त मोर्च का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। ठीक है, जैसे मैंने बताया अभी। तालीकोट के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। ठीक है। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित तीन अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्णा गोदावरी के कक्षार में और मराठावाड़ा प्रदेश में। तालिकोट युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। ठीक है। विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडु वंश की स्थापना तिरुमल ने की थी। तो अराविडु की स्थापना किसने करी थी? तिरुमल में। जितने ये स्थापना कर रहे हैं ना, सब इंपॉर्टेंट है। अराविडु वंश की स्थापना किसने करी थी? तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनकुंडा में किया। अराविडु वंश का अंतिम शासक कौन था? रंगतृतीय। अराविडु शासक वेंकटदुत्त के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 में ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना करी। ठीक है। किसने करी थी मैसूर राज्य की स्थापना? 1612 में वोडेयार ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते हुए इस प्रकार था। प्रांत, मंडल, कोट्टम या वलनाडु जिला, नाडु, मलग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तु भूसामंत थे जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रख रखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था, जो अमरम कहलाता था। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आयंगर व्यवस्था, आयंगर व्यवस्था किस टाइम पर प्रचलित थी? विजयनगर। पूछ भी लेगा तो विजयनगर। ठीक है। जब आपको सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद हो जाएंगे ना, जब आप बार बार रीडिंग करेंगे तो आप इनको भी याद कर लेना। ठीक है। प्रशासन के है कायंगर व्यवस्था प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया था। इन ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे, इनको कोई वेतन नहीं मिलता था। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त व कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी, यानी जिस पर कोई टैक्स नहीं होता। इनका पद अनुमानचिक होता था, यानी राजा का बेटा राजा होता है ना, जैसे ऐसे इनमें जो काम करता है उसका बेटा वही ये इनका बेटा वही यही काम करेगा जो ये कर रहे हैं। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की इकाई भी संपत्ति इन अधिकारियों को यानी अधिकारियों की इजाजत के बगैर ना तो बेची जा सकती थी और ना ही दान में दी जा सकती थी। अब देखो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था ना किसके टाइम पर कौन आया था। ठीक है। अब देखो इटली का जो निकोले डे कॉन्टी किसके टाइम पर आया था? देवराय प्रथम के। अब्दुल रज्जाक किसके टाइम पर आया था? देवराय द्वितीय के। कौन सा था ये? फारसी था, ये इटली था। बाकी सारे क्या है? पुर्तगाली। अगर उसने ये भी पूछ लिया जो डोमिंग पायस कृष्ण देव राय के टाइम पर आया था, कौन से देश से आया था? कौन से देश से आया था? पुर्तगाली। और जो फारसी था, अब्दुल रज्जाक ना भी पूछें, ये भी पूछें कि जो फारसी यात्री था किसके टाइम पर आया, आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपको तो ये याद होगा अब्दुल रज्जाक किसके टाइम पर आया था? देवराय द्वितीय में। वो था कहां से? ये था फारस से। ठीक है। तो नूनिज अच्युत राय, डोमिंग पायस कृष्णदेव राय, बारबोसा कृष्णदेव राय। आपको सिर्फ हाँ ये तीन याद करने पड़ेंगे, बाकी दो तो कृष्णदेव राय के टाइम पर आए थे। निकोले डिकोंटी देव राय। ठीक है। निकोले डिकोंटी किसके टाइम पर आया? देव राय। देखो पहला जो आएगा, पहला यात्री, सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करते हैं? देवो से। पहला जो यात्री आया किसके टाइम पर आया? देवो से। ठीक है। उसकी काउंटिंग कहाँ से शुरू? कौंटी से। काउंटिंग कहाँ से हुई यात्रियों की? देवों से। सबसे पहले कुछ भी चीज हम स्टार्ट करते हैं किससे स्टार्ट करते हैं? देव से। तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? देवों से। तो ये हो जाएगा याद आपको ट्रिक बना के। अब्दुल रजाक फारसी था किसके टाइम पर आया? देवराय द्वितीय। याद हो जाएगा। नूनिज, कोई भी ट्रिक बना लेना, उठ पटांग नूनिज अचूत राय। ठीक है। डोमिंग पायस किसके टाइम पर आया था? कृष्णदेव राय। ठीक है। कृष्ण जी हमेशा डोमिनेटिंग रहते थे हर किसी पर। आज भी देखो राधा राधा करते हैं, कृष्ण सब ऊपर डोमिनेट करते थे ना, वो किसी को भी पागल बनाते थे अपनी क्या कहते हैं षड्यंत्रों में, क्या बोलते हैं उसको, किसी को भी मतलब वो कर लेते थे वश में अपने।
अपनी जो चालबाजी करते थे वो तो डोमिनेट करते थे। डोमिनिक पाइस के टाइम पर है कृष्णदेवराय की। बारबोसा, ठीक है, बार बार कृष्णदेवराय, ठीक है। कैसे भी याद, अपनी ट्रिक बनाओ खुद की, वो जल्दी वो ज्यादा याद रहती है। आगे बढ़ते हैं। क्रनिक नाम आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग था, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? लगान। विवाह कर वर एवं वधु दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे, ठीक है। जो विधवा से विवाह कर रहे हैं वो ये टैक्स नहीं देते थे। विवाह कर वर एवं वधु दोनों से लिया जाता था। अगर तुमसे ये पूछ भी लिया, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आज तक किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, बट स्टिल मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि कोई बुक पढ़े तो उसमें से आप इंपॉर्टेंट फैक्ट कैसे निकालें और वो कैसे आपको याद रहेंगे। आपको जो इंपॉर्टेंट थे मैंने बता दिया, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एसएससी जो पूछता है, आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल या जो भी एग्जाम होगा, वनडे एग्जाम से पूछे जाते हैं। उन्होंने मान लो डीप पूछ लिया कि कौन से साम्राज्य के टाइम पर, किस साम्राज्य के टाइम पर विवाह कर लिया जाता था दूल्हा और दुल्हन से, किस साम्राज्य पर, साम्राज्य के टाइम पर? विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। उम्बली ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की बोधारण पद्धति थी। रक्त कोंगड़े युद्ध के शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था। कुटगी ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि देते थे, ऐसी भूमि को कुटकी कहा जाता था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, कूदी कहलाते थे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुष के लिए गणपेद्र नामक पैर में धारण करने वाले कड़े का सम्मान का प्रतीक माना जाता था, ठीक है। ऐसे याद कर लेना। इसे अगर इसे याद करना तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर अब तुम्हें अपने रिलेट कैसे करना है। वीरता, वीर यानी गट्स होने चाहिए, गट्स यानी गट, गटपेंद्र, इसे गटपेंद्र से याद कर लेना। उसमें गट थे इसलिए उसने वीरता दिखाई, गटपेंद्र। ट्रिक बता रहा हूँ मैं, आगे चल के जो इंपॉर्टेंट होंगे उसमें आपको ट्रिक कैसे बनेंगे, रिलेट करेंगे। उसके पैर में कड़ा पहनाते थे। कृष्णदेव राय के दरबार में महिला अंगरक्षिकाओं का वर्णन मिलता है। अगर ये पूछ ले कि किस शासक शासक के टाइम पर महिलाएं भी अंगरक्षक होती थी, किसके टाइम पर? कृष्णदेव राय के। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचर कहलाता था। इस विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक या सेनापति कहलाता था। टकसाल विभाग को जोरी खान कहा जाता था। चोटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्ताकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा बड़वा कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। कौन सी? दास प्रथा। मनुष्य के क्रय विक्रय को वेश्वक कहा जाता था। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, परंतु सती प्रथा स्वैच्छिक विद्यमान थी। बाल विवाह सामान्य प्रथा थी। मंदिरों में रहने वाले स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रह गया है। विजयनगर के मंदिर स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता कल्याण मंडप एवं 1000 स्तंभ वाले गोपुराम का निर्माण था, ठीक है, गोपुरम का, ठीक है। कल्याण मंडप में देवता का विवाह समारोह मनाया जाता था। मंदिर के साथ देवता की पत्नी हेतु अम्मान मंदिर का भी निर्माण होता था, ठीक है। क्या थी? कल्याण मंडप। विशेषता क्या थी? स्थापत्य, उसमें स्थापत्य यानी जो इमारतें बनती हैं उनके टाइम पर, जो बड़ी बड़ी इमारतों कंस्ट्रक्शन हुआ है, स्थापत्य को उसको बोलते हैं। तिरुपति मंदिर के कृष्णदेव राय एवं उसकी पत्नी तिरुमल एवं चिंता देवी तथा वेंकट प्रथम आदि की मूर्तियां हैं, ठीक है। इतने बड़ नहीं है। महानवमी का त्योहार विजयनगर का प्रमुख राज्य उत्सव था। मान लो अगर ये इंपॉर्टेंट हुआ तो इसे कैसे याद करोगे? विजयनगर में सबसे बड़ा त्योहार किसको मनाया जाता? महानवमी। यह उत्सव देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए था, ठीक है। विजयनगर में कौन सा त्योहार प्रमुख था? महानवमी। विजयनगर काल की कन्नड़ कृतियों में भीमक द्वारा रचित वासव पुराण अत्यंत प्रसिद्ध लिंगायत धर्म ग्रंथ है। यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मदुरा विजयम बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी की रचना है, ठीक है, ठीक है। ये किताब है, इसे याद कर लेना।
गजेंद्र इंपॉर्टेंट नहीं है। कृष्णदेव राय और राम राय एक अच्छे संगीतक थे। लक्ष्मी नारायण कृष्णदेव राय का दरबारी संगीतकार था और उसने संगीत सूर्योदय नामक पुस्तक की रचना की। इंपॉर्टेंट याद कर लेना, बुक्स जो होती है ना वो इंपॉर्टेंट होती है, कब कहाँ से क्या पूछ ले एसएससी कुछ नहीं पता। संत विधरणे ने संगीत ग्रंथ संगीत सार की रचना की। संगीत सार की रचना किसने करी? संत विधरणे ने। वीणा विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय संगीतवाद था। ठीक है। विजयनगर की चित्रकला लिपाक्षी कला, ठीक है, जो वहां चित्र बनाए जाते हैं, उस कला में बनाए जाते हैं, लिपाक्षी कला नाम से जानी जाती है। यह चित्रकला के विषय रामायण एवं महाभारत से लिए गए विजयनगर के नृत्य और संगीत को मिलाकर एक शैली विकसित हुई जो यक्षिणी शैली के नाम से भी जानी जाती है। याद कर लेना कौन सी शैली के नाम से जानी जाती है? यक्षिणी। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का वराह, या फिर इसे पेगोड़ा भी बोलते थे। क्या बोलते थे? पेगोड़ा, वराह या फिर पेगोड़ा। पेगोड़ा क्या बोलते थे? पेगोड़ा। इसे याद कर लेना, जो वहां की करेंसी थी स्वर्ण सिक्का, क्या है? पेगोड़ा। पेगोड़ा क्या होता था? ये जो सोने या आधे सोने का बना होता था, ठीक है, ये गोल्ड का या हाफ गोल्ड का बना होता था ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका वजन 52 ग्राम का था, जिसे विदेशी यात्रियों ने हूण, प्रदोष या पेगोड़ों के रूप में उल्लिखित किया। सोने के छोटे सिक्के को प्रताप तथा फड़म कहा जाता था। प्रताप 26 ग्रेन का था, फड़म 5.5 ग्रेन का था। चांदी के छोटे सिक्के को तार कहा जाता था। विजयनगर के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में क्रूजेडो, पुर्तगाली दिनार, फ्लोरिन, डुकेट मुद्राएं प्रचलित थी। खत्म विजयनगर साम्राज्य। आगे पढ़ेंगे हम बहमनी साम्राज्य, ठीक है। और हाँ, एक चीज और, हम्पी के जो स्मारक है ना, जो जो इमारतें हैं, वो 1986 में यूनेस्को ने धरोहर स्थलों में शामिल करा था। किसमें शामिल करा था? धरोहर स्थलों में, ठीक है। और क्या रह जाता है? इंपॉर्टेंट फैक्ट सब हो चुका है, ठीक है। और बाकी मैं यही कहना चाहूंगा, आप कंटेंट चक्कर में ना पढ़े। आप कोई भी बुक लें, सब्जेक्टिव बुक, उसको पूरा पढ़ें। एक बुक को 10 बार पढ़ें बजाय 10 बुक को पढ़ने के। आप जीएस के लिए अपने पास ल्यूसेंट रखें, ठीक है, या फिर कोई और नोट्स से पढ़ें, ठीक है। उसके बाद पीवाईक्यू लगा लें, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लें। सारे जितने भी एसएससी के एग्जाम में जितने भी आए हुए हैं, या फिर जहां से जो भी मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो लगा लें। आपकी जीएस कंप्लीट। जीएस कभी भी मतलब जीएस आप एग्जाम में बैठने लायक हो जाएंगे। जीएस कभी कंप्लीट नहीं हो सकती है, कहीं से भी कुछ भी आता है, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर बहमनी साम्राज्य का होगा, छोटा सा होगा। फिर उसके बाद हम करेंगे मुगल साम्राज्य स्टार्ट। बाय बाय।